अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में आप इबादतों में भी मशगूल होंगे, दुआएँ कर रहे होंगे, अपने इम्तिहान की बेहतर तैयारी के लिए, अपने इम्तिहान की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम ही की दुआओं को कबूल करे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर कोर्स ए के लिए कोई मैराथन क्लास लाओ, कोई मैराथन क्लास लाओ। फाइनली आपका इंतज़ार क्या हुआ, ख़त्म हुआ और आज आपके लिए क्लास लगाई जा चुकी है। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैं बहुत दिनों से सोच कर बैठा था। CBSE कोर्स ए और कोर्स बी दो अलग अलग कोर्स होते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर कोर्स ए और कोर्स बी का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जिस CBSE स्कूल में नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू दोनों बुक चला करती है, वहाँ पर कोर्स ए होता है। और जिस CBSE स्कूल में जान पहचान बुक चला करती है, वो कोर्स बी होता है। ये आपकी पहली क्वेरी, ठीक है। दूसरी बात, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपका पेपर जो होना है वो दो हिस्सों में होना है। दो हिस्सों का मतलब, एक होता है ग्रामर पोर्शन, एक होता है बुक पोर्शन, ठीक है। एक होता है क़वाइद और एक होता है सवाल जवाब। क़वाइद में आपसे ग्रामर के यानी उर्दू क़वाइद के सवाल पूछे जाते हैं और उसके अलावा दूसरे पोर्शन में आपसे किताबों के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। अब इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ और शायद मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा परेशान रहे होंगे। परेशानी का मसला ये था प्यारे बच्चों, CBSE की जो मैन ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने उस पर आपका सिलेबस चेक किया था और कुछ टाइम पहले जब सिलेबस चेक किया था तो आपका सिलेबस कुछ और ही बता रहा था। थोड़े दिन जब मैंने इंतज़ार किया और सोचा कि हो सकता है सिलेबस आपका अपग्रेड हो जाए, थोड़े दिन बाद सिलेबस आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं इस बात से कन्फ्यूज़ रहा कि पहले वाला सिलेबस मानूँ या दूसरा वाला सिलेबस मानूँ। चलिए, मैंने सोचा हो सकता है मॉडल पेपर का जो सेट आएगा मैं उससे अंदाज़ा लगा लूँगा और आपके लिए एक बेहतर वीडियो बनाऊँगा। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मॉडल पेपर CBSE ने लॉन्च किया। उस मॉडल पेपर को जब मैंने ओपन करके देखा तो पता लगा कि मॉडल पेपर में भी सारे के सारे सवाल क्या थे, गलत थे। ऊपर लिखा था CBSE कोर्स ए और जो मॉडल पेपर नीचे बनाया गया था वो सारे सवाल थे कोर्स बी के। यानी कोर्स ए के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी CBSE बोर्ड ने कर दी है और उस बात का मुझे भी बहुत दुख है। तो आपके दो बार तो अलग अलग सिलेबस आ गए और तीसरी बार क्या आया, मॉडल पेपर आया। मॉडल पेपर भी सही नहीं अपलोड किया गया। इन तीनों ही चीज़ों की वजह से कोई भी एक पक्के निश्चय की तरफ, एक पक्के फ़ैसले की तरफ मैं नहीं पहुंच सका। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आपका वीडियो बनाने में। बहरहाल अब जो भी है, जैसा भी है, आपका पुराना वीडियो, आपका पुराना सिलेबस, नया सिलेबस और आपका मॉडल पेपर, इन तीनों चारों सभी को मिलाकर मैं एक फ़ैसले पर पहुंचा और उसके बाद मैंने आपका ये वीडियो तैयार किया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपके लिए क्या किया है, ग्रामर के ही पोर्शन को सेलेक्ट किया है। इसमें बुक के कोई सवाल जवाब शामिल नहीं किए गए हैं। सबसे पहले आप ये ग्रामर वाला वीडियो देखें। ग्रामर का एक भी सवाल आपका पेपर में नहीं छूटेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा तो आप ग्रामर का एक भी सवाल खाली नहीं जाने दोगे। जो भी आपके ग्रामर में टॉपिक आने हैं वो सारे ही टॉपिक मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ सर ये वीडियो हमारे समझ में आ गया है, ये वीडियो हमें पसंद आया है। उसके बाद ही मैं आपका स्कूलिंग के लिए, यानी आपके बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए एक दूसरा वीडियो और बनाऊंगा। आप फिर उसे देख लीजिएगा और हो सकता है दोनों वीडियो देखने के बाद आपका पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने ग्रामर वाला वीडियो ही सेलेक्ट किया है। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि हाँ हमें ये वीडियो पसंद आया है, हमें ये समझ में आया है। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो चैप्टर आपके आने हैं उनसे सवाल जवाब छांटने की और अच्छी तरह से अच्छे सवाल सेलेक्ट करने की एक मैं कोशिश करके वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं तीसरी बात पर। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चला है, CBSE बोर्ड ने कहीं पर ये बात नहीं बताई है कि कौन सा चैप्टर आपका आना है और कौन सा नहीं आना है। तो मजबूरीवश मुझे सारे ही चैप्टर से आपके थोड़े थोड़े सवाल क्या करने होंगे, शामिल करने होंगे।
और आपको पूरी ही बुक को क्या करना होगा, पूरी ही बुकों का, दोनों ही बुक्स का निचोड़ निकाल के मैं आपके सामने पेश करूँगा। इसके अलावा डेली एक 6 बजे, रोज़ शाम को 6 बजे क्लास और आती है, जिसमें हर चैप्टर का समरी डेली मैं बताता हूँ, उसकी क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, ताकि आप उसे भी देखें। और आप, मैं नहीं चाहता आपका एक भी सवाल क्या हो ज़ाया जाए, एक भी सवाल आपका छूटे, ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहती है। अब आता हूँ मैं तीसरी बात पर। आपको ये वीडियो देखना है, पसंद करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है। ये बात मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ। आज मैं आपसे एक अलग बात कहूँगा। अलग बात ये है कहने वाली, इस वीडियो को, इससे पहले क्या हुआ था, झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे 10th क्लास की, और मॉडल पेपर की क्या आई थी, सीरीज़ आई थी। तो मैंने बारी बारी सारे मॉडल पेपर की सीरीज़ लॉन्च कर दी थी, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे, अच्छे व्यूज़ आए थे, बच्चों ने देखा भी था, बहुत पसंद भी किया था। लेकिन एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर प्लीज़ हमें PDF प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हम अब पढ़ सकें। जबकि मैंने उस वीडियो को 1 से 1.5 महीने पहले बना दिया था ताकि हर बच्चा आसानी से देख सके। लेकिन हुआ क्या था, हर बच्चे तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया था, और ऐन वक्त पे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, परेशानी हुई थी। आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि अब जब आपको ये वीडियो मिल चुका है, तो हो सकता है आप ही का कोई भाई जिसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप इसे क्या करेंगे, इस वीडियो को जैसे भी आपको ये वीडियो मिले, पहले आप क्या करेंगे, इसे अपने तमाम सोशल अकाउंट्स पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपके व्हाट्सएप का स्टेटस हो, आप इसे हर जगह शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कोर्स ए में क्या हो, फेल हो। हालांकि CBSE बोर्ड ने तो बहुत कोशिश की है आपका सिलेबस ख़राब करने की, आपका पेपर ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ना तो आपको ढंग से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, और ना ही आपको ढंग का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की है, पर प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा रहा कि मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, आपके लिए ग्रामर की कवायद का मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे कवायद शामिल किए गए हैं, है ना। उसके अलग से प्लेलिस्ट और बनाई है, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद जब मुझे ज़रूरत लगी तो मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास भी और लेकर आया हूँ। अब होता क्या है, जब उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचेगा, जिस बच्चे को आप भेजोगे, और हो सकता है किसी बच्चे की आपको दुआ लग गई कि काश वो स्टेटस पे उसने वीडियो नहीं लगाया होता, काश ये फेसबुक में मुझे वीडियो नहीं मिला होता, तो अब मैं तो उर्दू में क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो हो सकता है किसी बच्चे की आपको दुआ ही लग जाएगी, है ना। तो हो सकता है उसकी दुआ से आप अच्छे नंबर आप भी हासिल कर सकें, और जब उन दोनों बच्चों को, आपके भी 6 नंबर आएंगे, उसके भी 6 नंबर आएंगे, तो हो सकता है आप बच्चों की दुआ मुझे भी लग जाएगी, और आपकी दुआओं से हो सकता है मेरा ही बेड़ा पार लग जाए। क्योंकि मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं लेता, मैं कुछ भी आप पे फ़ी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन मैं ये ख्वाहिश ज़रूर करता हूँ कि बच्चों की दुआओं का हमेशा मैं तलबगार रहता हूँ, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहरहाल बातों का सिलसिला ख़त्म करता हूँ, एग्ज़ाम का टाइम है, मैं बातें ख़त्म करके सीधे वीडियो की जानिब जाऊँगा और शुरू करूँगा आपका वीडियो जैसा कि मुझे शुरू करना है। इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें शामिल की गई हैं जो आपके सिलेबस में है। उसके अलावा एक कवायद की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पर जाएंगे, आप देखेंगे कवायद, उर्दू कवायद के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे कवायद मैंने शामिल किए, जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक मैंने उसमें क्या किए हैं, शामिल किए हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने आपका शामिल नहीं किया हो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं उनको मैंने शामिल किया है, आप उसको देखें और समझें। आज का हमारा जो वीडियो है उसका पहला टॉपिक है मुहावरे। क्या है? मुहावरे। मैंने सोचा था आपके वाहिद जमा आएंगे, मुज़क्कर मुअन्नस आएंगे, एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपके डायरेक्टली क्या दे दिया गया, मुहावरे दे दिए गए, कहावतें दे दी गई। तो जो दिया गया है मैं वही शामिल करूँगा, मन से क्या क्या शामिल करूँ, ठीक है। तो आज का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मुहावरे। अब मुहावरे की कोई क्या कहते हैं ना, कोई स्पेशल वो नहीं है, परिभाषा नहीं है, कोई इसकी तारीफ़ नहीं, कुछ भी नहीं है स्पेशल। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में मुहावरा दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इस मुहावरे का मतलब बताइए, और ये कहा जाएगा कि इसे जुमले में इस्तेमाल कीजिए। दो ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी, इसके अलावा कोई सवाल आपको नहीं बताया जाएगा। चलिए, मुहावरे, मतलब और जुमले में इस्तेमाल, तीनों चीज़ें मैंने बताई है। पहला है आड़े आना। पहला मुहावरा क्या है? आड़े आना। इसका मतलब है मुश्किल में मदद करना, यानी इसका जुमले में इस्तेमाल होगा, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में आड़े आए, यानी मुसीबत में काम आए। आपे से बाहर होना, यानी गुस्से में होना। आज सुबह हमारे उस्ताद आपे से बाहर हो रहे थे। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ खुद करना।
मेरा दोस्त हमेशा अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनता है। अपने हाथों कब्र खोदना यानी अपना नुकसान खुद करना। फैज़ान को छेड़ना गोया अपने हाथों कब्र खोदना है। आजकल करना यानी वादा खिलाफ़ी करना। कहते ना आजकल कर रहा है यानी वादा खिलाफ़ी कर रहा है, किसी बात को करके मुकर जाना। कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को रिवीजन कराना मेरा मकसद है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो हो सकता है मैं थोड़ा फटाफट पढ़ाऊँ, तो आप ऐसा मत करना कि सर बहुत स्पीड में चल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बेटा आप वो वीडियो देख कर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ याद करना ही मेरा मकसद है। बहुत सारे टॉपिक हैं, 80 से लेकर 100 पेजेस हैं। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब कुछ स्मार्ट बच्चे भी बोलेंगे सर फालतू बातें मत करो, आप तो आगे पढ़ाइए, आप तो बातें ज़्यादा कर रहे हो। चलिए, आसमान से बातें करना यानी बहुत बुलंद होना। कुतुब मीनार की बुलंदी देखकर मालूम होता है जैसे वो आसमान से बातें कर रहा है। आस्तीन का सांप होना यानी छुपा हुआ दुश्मन। मेरा दोस्त ही आस्तीन का सांप निकला। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना यानी अपनी तारीफ खुद करना, ये पहले ले चुका था, शायद वापस आ गया, बहुत जल्दी बनाया मैंने आपका पैनल। अपनी तारीफ खुद करना, मेरा दोस्त हमेशा अपना मुँह मियाँ मिट्टू बनता है। आजकल करना यानी वादा खिलाफ़ी करना। कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, 9-2-11 वाला। ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। साइंस की हैरत ज़दा इजादात ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। पानी पानी होना, ये देखिए मैंने इसको बॉक्स बना दिया है, इसके ऊपर क्या बना दिया है बच्चों, बॉक्स बना दिया है। पानी पानी होना, ये मुहावरा बहुत ज़्यादा आता है हमेशा। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। जैद को गलती का एहसास हुआ तो वो पानी पानी हो गया। इसकी जगह आब होना भी आ सकता है। क्या आता है? आब होना। पानी को फ़ारसी लैंग्वेज में, फ़ारसी ज़बान में आब कहा जाता है। तो आब होना इसका मतलब भी क्या होता है? शर्मिंदा होना। दिन में तारे नज़र आना यानी मुसीबत में पड़ना। नालायक निकम्मे आदमी को दिन में तारे नज़र आते हैं। पाँव तले ज़मीन खिसकना यानी सदमे में पड़ना। उसके धोखे से मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। नीला पीला होना, क्या है? नीला पीला होना यानी बहुत गुस्सा करना। ज़ैद अपनी हार पर बहुत लाल पीला हो गया और नीला पीला हो गया, ये दोनों एक ही वर्ड कहलाते हैं। आब होना यानी शर्मिंदा होना, ये मैंने बताया था ऊपर है ना। आब होना, पानी पानी होना को आब होना भी कहते हैं। शर्मिंदा होना। तैयब अजीज़ की नसीहत से आब हो गया यानी शर्मिंदा हो गया। आँख का पानी ढल जाना, बेशरम हो जाना। लोगों की आँख का पानी ढल गया। अपना उल्लू सीधा करना, ये भी मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये आपको थोड़ा ज़्यादा याद करना है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। आजकल लोग रिश्वत देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपना मुंह लेकर रह जाना यानी झेंप जाना। सवाल का जवाब ना बनने पर ज़ैद अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ आप करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं। आपे से बाहर होना, गुस्से से बेकाबू हो जाना। जो गुस्से में आपे से बाहर ना होते तो यूं ही ज़ख्म खाते ना माल अपना खोते। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, ये भी भैया क्या है? इम्पोर्टेंट है। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान आप करना। जो तलबा मेहनत नहीं करते वो अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना यानी वक्त से फ़ायदा उठाना। मौका परस्त लोग बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूकते हैं। सूरज को चिराग दिखाना यानी अक्लमंद को अकल की बात बताना। तजुर्बेकार को अकल की बात बताना। सूरज को चांद दिखाना है। तूती बोलना, ये तोती नहीं है क्या भाई? क्या है? तूती बोलना, ये बोलना का अलीफ छूट गया और ये अलीफ इधर चला गया। तूती बोलना यानी दबदबा होना, हर तरफ क्या प्रसिद्धि होना ना, लोगों का नाम होना किसी का। हर तरफ दानिश की तूती बोलती है यानी बहुत ज़्यादा नाम होता है उसका। कलेजा मुँह को आना यानी बेचैन होना। ज़ैद के फूट फूट कर रोने पर लोगों का कलेजा मुँह को आ गया। कान भरना यानी किसी के ख़िलाफ़ बहकाना। उसने मेरे ख़िलाफ़ उस्ताद के कान भर दिए। कान भरने का मतलब कान में कुछ पानी भरना नहीं है, कान भरने का मतलब है किसी के ख़िलाफ़ बहका देना। गुल खिलाना, गुल कहते हैं फूल को,
गुल कहते हैं फूल को। गुल खिलाना मतलब होता है नई बात करना। आजकल अबीर ने खूब गुल खिलाए हैं, बिल्कुल नए काम किए हैं। लकीर का फ़कीर होना, ये भैया इसको तो क्या करना है, याद करना है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, याद करना है। लकीर का फ़कीर होना यानी पुरानी रविश पर चलना। रविश कहते हैं तौर तरीक़ों को, रविश कहते हैं तौर तरीक़ों को, पुराने तौर तरीक़ों पर चलना। तरक्की के ज़माने में भी कुछ लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। मुंह की खाना यानी शर्मिंदगी उठाना। ज़ैद को परवेज़ के सामने मुंह की खानी पड़ी। मुंह में पानी भरना यानी लालच करना। मिठाई देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आया। नाक में दम करना यानी परेशान होना। तुम्हारी शरारतों से मेरी नाक में दम हो गया है। नाक कटना यानी बदनाम होना। उसने अपनी गलती से ख़ानदान की नाक कटवा दी। तो नाक कटवाने का मतलब क्या होता है बच्चों, बदनाम होना। समझ में आ गई बात। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कहावतें। क्या है बच्चों, कहावतें। कहावतें को हिंदी में क्या कहते हैं, लोकोक्ति। क्या कहते हैं बच्चों, लोकोक्ति। कहावत को क्या कहते हैं, लोकोक्ति। कहावत को क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं हिंदी में। लोकोक्ति भी बिल्कुल मुहावरे जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। लोकोक्ति के लिए आपसे जुमले नहीं लिखवाए जाएंगे। लोकोक्ति का डायरेक्ट यानी कहावत का डायरेक्टली आपसे मतलब ही पूछा जाएगा। ठीक है, कहावतें भी आ सकती हैं। एक आपके सिलेबस में लिखा है ज़रबुल मिस्ल। क्या लिखा है, ज़रबुल मिस्ल। ज़रबुल मिस्ल भी कहावत को ही कहा करते हैं। और कहावतें तो बहुत आसान है, एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको एक बार में क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। बस आपको ढंग से सुनना है। एक लोकोक्ति, एक कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब क्या है, दिखावा कुछ और असलियत कुछ। दिखावा कुछ और असलियत कुछ और, यानी जो दिखता है वो होता नहीं है। इसका मतलब है ऊंची दुकान फीके पकवान। ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और याद भी रखना इसको। मेरी जूती मेरा सिर यानी मेरी गलती मेरा ही नुकसान। सोते को सोता क्या जगह है यानी निकम्मा काम की नसीहत नहीं कर सकता। जो खुद निकम्मा है वो किसी को काम की नसीहत क्या कर सकता है। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती यानी हर चीज़ की अलग खूबी होना। ये इसका क्या है, मतलब है। दूध का दूध पानी का पानी होना यानी इंसाफ होना। आपने सुना अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसका मतलब है इंसाफ होना। क्या है, इंसाफ होना। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पहले आ चुकी है कई बार एग्ज़ाम में। जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किया यानी नमक हरामी करना। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना मतलब क्या है, नमक हरामी करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अपनी काबिलियत वहाँ दिखाना जहाँ कोई ना हो तो बेकार है। वहाँ पर काबिलियत दिखाना जहाँ पे कोई हो ही नहीं देखने वाला ही, तो क्या है, बेकार है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। ऐसे ही एक और नीचे दो हैं, ठीक है। जान ना पहचान खाला भी सलाम। एक एक करके सुनना। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान यानी बिन बुलाए किसी का मेहमान बनना। दूसरा है जान ना पहचान खाला भी सलाम यानी बेज़रूरत दखल अंदाज़ी करना। तो जब खाला भी सलाम आए मतलब क्या है, बेज़रूरत के दखल अंदाज़ी करना यानी हस्तक्षेप करना। और मैं तेरा मेहमान का मतलब क्या है, बिना बुलाए किसी का मेहमान बनकर चला जाना, ज़बरदस्ती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब है जिसके पास ताकत हो वो सब कुछ कर सकता है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम यानी बुढ़ापे में सजना संवरना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए यानी अपने सज़ा से कोई कब तक बच सके। भरी जवानी में मांझा ढीला यानी जवानी में कमज़ोरी दिखाना यानी देर से काम करना, ढीला होकर काम करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना ही नुकसान आप करना। जादू वो जो सिर चढ़कर बोले यानी असरदार चीज़ें असर ज़रूर दिखाती है। आग पानी का क्या मेल यानी दो मुतज़ाद चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती। मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, इसका मतलब है किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा, चौपट राज भी कह सकते हैं, चौपट राजा भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड आते हैं। ना अच्छा माल ना अच्छा इंतज़ाम। अब ये क्या करना है, आपको याद करना है, ये एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। एक अंडा वो भी गंदा यानी एक औलाद और वो भी ख़राब। एक अंडा वो भी गंदा, एक औलाद वो भी ख़राब। आम के आम गुठलियों के दाम यानी एक चीज़ के दो फ़ायदे होना। और ये मुहावरा भी, ये कहावत भी अक्सर आती रहती है। एक आम के आम गुठलियों के दाम यानी एक चीज़ के दो फ़ायदे होना। ऊँट के मुंह में ज़ीरा
ये भी इम्पोर्टेंट बच्चों। ऊँट के मुंह में जीरा यानी ज़रूरत से बहुत कम होना। तारीफ़ एक हाथ से नहीं बचती यानी दो तरफ काम दोनों तरफ की कोशिशों से होता है। दो तरफ़ा काम दोनों तरफ की कोशिशों से होता है। इस तरह क्या होती है, आपकी कहावतें कंप्लीट होती है। अगला आपका टॉपिक है बच्चों शायरी इस्तिलाहात। शायरी इस्तिलाहात सुनने में थोड़ा अजीब है, समझने में और भी ज़्यादा अजीब है ना, पर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपको बस सुनना है ढंग से। क्या करना है बच्चों, सुनना है। आपको क्या किया जाएगा, एक सवाल दिया जाएगा, हो सकता है आपको 2 ऑप्शन दे दिया जाए, हो सकता है 3 दे दिया जाए, हो सकता है 4 या 5 भी ऑप्शन दिए जाए। ठीक है, आपको एक एक लाइन में क्या बतानी है, उसकी तारीफ़ बतानी है। उसकी क्या बतानी बच्चों, तारीफ़ बतानी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक शायरी है, शायरी में एक लफ्ज़ होता है मिसरा। क्या होता है बच्चों, मिसरा। आपसे पूछा जाएगा मिसरा किसे कहते हैं, मिसरा किसे कहते हैं, तो आपको 1-2 लाइन में ही उसका जवाब देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का ही सवाल होगा। हो सकता है शायद 1 नंबर का ही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। मिसरा किसे कहते हैं, शेर की हर सत्र को मिसरा कहा जाता है। सत्र किसे कहते हैं बच्चों, मैंने लिख दिया लाल में, लाइन। क्या है ये, लाइन। शेर की हर सत्र को मिसरा कहा जाता है। अब सत्र किसे कहते हैं ये बताने के लिए मैंने लाइन लिख दिया। सत्र कहते हैं लाइन को, यानी पंक्ति जिसे कहते हैं। शेर की हर सत्र को मिसरा कहा जाता है। मिसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दरवाजे के एक किवाड़ को भी मिसरा कहते हैं। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले शेर को मिसरा ऊला और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। एक शेर में कितनी लाइन होती है बच्चों, 2 लाइन होती है। पहली लाइन होती है, फिर दूसरी लाइन होती है, 2 लाइन मिलकर क्या बनता है, शेर बनता है। क्या बनता है, शेर बनता है। अब ये पहली जो लाइन है इसको इंग्लिश में तो कहते हैं लाइन, हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति। तो उर्दू में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सत्र। क्या कहते हैं, सत्र। और जब शेर लिखा जाता है तो इसी एक लाइन को क्या कहा जाता है, मिसरा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिसरा कहा जाता है। समझ गए बात। मिसरा किसे कहते हैं, शेर की हर लाइन हर सत्र को मिसरा कहा जाता है। मिसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दरवाजे के किवाड़ को भी मिसरा कहते हैं। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा ऊला और दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहते हैं। समझ गए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा आपसे सवाल किया जा सकता है, शेर किसे कहते हैं। शेर किसे कहते हैं, शेर शायरी को ही कहते हैं। शेर किसे कहते हैं, शेर शायरी को ही कहते हैं। परेशान नहीं होना है, शेर शायरी को ही कहते हैं। ठीक है। शेर का लफ्ज़ शऊर से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानना। जदीद अदबी इस्तिलाह में ऐसा कलाम जो किसी वाक़े या मौजू की तरफ इशारा करता हो, उसे कहने का कोई मकसद भी हो, तो शायरी कहलाता है। उर्दू शेर की असनाफ़ की मुख्तसर तरीन सूरत शेर है। शेर 2 सतूर पर मुश्तमिल होता है। अभी लिखा ना सतूर, ये सतूर बना है सत्र से। 1 है तो सत्र, 2 है तो सतूर, यानी 1 से ज़्यादा है सतूर। जैसे ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये पूरा क्या है, शेर है। क्या है, एक शेर है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा शेर भी याद हो तो आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शेर किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करें या मंदरजा झेल असनाफ़ की तारीफ़ बयान करें। आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 नंबर के ही सवाल हो छोटे छोटे। तो आपको क्या लिखना है, शेर का लफ्ज़ शऊर से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानना। जदीद अदबी इस्तिलाह में ऐसा कलाम जो किसी वाक़या या मौजू की तरफ इशारा करता हो, उसके कहने का कोई मकसद भी हो, शायरी कहलाता है। उर्दू नस्र के असनाफ़ की मुख्तसर सूरत शेर है। शेर 2 सतूर पर मुश्तमिल होता है। उसका एक एग्ज़ाम्पल, उसका एक उदाहरण, उसकी एक मिसाल आपको यहाँ पर देनी है। समझ गए। अगला देखिए, अगला है शायरी। शायरी का आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, बस आपको नॉर्मली सुनना है। शायरी लफ्ज़ शेर से माखूज़ है। शेर के मानी है किसी चीज़ को जानने, पहचानने और वाक़फ़ियत के हैं। क़सदन कहा जाने वाला कलाम में मौजू शेर या शायरी कहलाता है, जो इंसानी जज्बात और एहसासात के तहत लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको रैंडमली बस एक बार सुनना है, एक बार समझना है। इसके अलावा कुछ नहीं, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर वालों के लिए काम आएगा। अब आता है काफ़िया। क्या है बच्चों, काफ़िया। ये जब मैंने आपको
नवाई उर्दू के जब गज़ल पढ़ाई थी, नवाई उर्दू के जब मैंने गज़ल वाला पोर्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि रदीफ़ किसे कहते हैं, क़ाफ़िया किसे कहते हैं, मिसरा किसे कहते हैं। ये बातें मैंने बार बार रिपीट की थी ताकि आप क्या करें, उन बातों को समझें। यही बात एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती है। बहरहाल अगर आपने नहीं सुना है तो यहाँ पर सुने और इनको याद करने की कोशिश करें। आपसे पूछा जाएगा काफ़िया की तारीफ़ बयान करें, तो क्या लिखेंगे? क़ाफ़िया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क़ाफ़िया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क़ाफ़िया का लफ्ज़ कफ़ू से निकला है जिसके मानी है पैरवी करने के हैं। क़ाफ़िया के लग़वी मानी पीछे आने वाले के हैं। क़ाफ़िया के लग़वी मानी पैदर पे आने वाले के भी हैं। पैदर पे यानी बार बार आए। वो लफ्ज़ जो वज़न और सूरत के लिहाज से हम आहंग हों क़ाफ़िया कहलाते हैं। क़ाफ़िया के इस्तिलाही मानी हम वज़न, हम आवाज़ लफ्ज़, हम आवाज़ अल्फाज जो गज़ल या क़सीदे के हर शेर के आखिर पर आए। गज़ल के लिए काफ़िया ज़रूरी है। गज़ल लिखने के लिए काफ़िया क्या है? ज़रूरी है। उर्दू में काफ़िया उन हुरूफ और हरकत का मजमुआ है जो अल्फाज के साथ गैर मुस्तकिल तौर पर शेर या मिसरे के आखिर में बार बार आए। मसलन अब आप इसकी एक मिसाल देखिए। क्या देखिए? मिसाल देखिए। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। इस शेर में काफ़िया करार और बहार है। कोई भी शायरी लिखने के लिए गज़ल में कोई भी शेर अगर लिखा जाता है, उसके जो लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाला, ये काश और काश दोनों क्या सेम है? काश और काश दोनों क्या सेम है? तो इस लफ्ज़ से जस्ट पहले वाला, इस लफ्ज़ से जस्ट पहले वाला जो लफ्ज़ है, दोनों कैसा हो? एक जैसा हो। एक जैसा मतलब बोलने में, प्रोनाउंस में, उच्चारण में दोनों एक जैसा हो तो वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा? काफ़िया कहलाएगा। जैसे करार और बाहर, ए काश दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों लफ्ज़ हो जाएंगे रदीफ़। क्या हो जाएंगे? रदीफ़। और करार और बाहर ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे काफ़िया। ठीक है, परिभाषा इसकी तारीफ़ में ऊपर बयान कर चुका हूँ। आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को पीछे प्लेबैक करके भी सुन सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा रदीफ़ की तारीफ़ बयान करो। रदीफ़ किसे कहते हैं? देखिए, रदीफ़ के मानी है घुड़सवार के हैं। रदीफ़ के मानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। जो घोड़ा चलाता है उसके पीछे से बैठता है ना, उसे कहते हैं रदीफ़। किसमें? अरबी ज़बान में। शहरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहलाते हैं। काफ़िया के बाद जो अल्फाज मुसलसल तकरार से आए रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ के अल्फाज एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। रदीफ़ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है। जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसको मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। ठीक है, अब रदीफ़ कैसे कहते हैं? आइए इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल गालिब के मशहूर शेर का मिसाल देखिए। नक्श फरियादी है किसकी शोख़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो यहाँ पर इस शेर में रदीफ़ है का। रदीफ़ क्या है? का। क्योंकि लास्ट वाला अक्षर जो क्या है बिल्कुल सेम है, वो क्या कहलाता है? रदीफ़ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रदीफ़ कहलाता है। ऐसा पॉइंटर मेरे पास है नहीं इसलिए थोड़ा साफ़ नहीं आ रहा है। राइटिंग मेरी इतनी गंदी है नहीं वैसे, ठीक है, राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, लेकिन अगर हाथ से लिख रहा हूँ तो ऐसे ही आ रहा है रदीफ़। ये उंगली से लिखा है मैंने। रदीफ़ क्या कहलाता है? रदीफ़। तो रदीफ़ क्या है? का और का, ये तो हो जाएगा रदीफ़। क्या हो जाएगा? रदीफ़। इससे जस्ट पहले वाला अक्षर जो बोलने में एक जैसा हो लेकिन दोनों अक्षर अलग अलग हों। तहरीर, तस्वीर, बोलने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों लफ्ज़ अलग अलग हैं, तो ये दोनों लफ्ज़ क्या कहलाएंगे बच्चों? काफ़िया। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे काफ़िया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला देखिए, एक मिसाल और देख लेते हैं, उसके बाद और समझते हैं। मिसाल हसरत मोहानी की गज़ल का शेर है। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इस शेर में रदीफ़ है याद आते हैं, तो लास्ट में याद आते हैं, याद आते हैं, ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो गए? रदीफ़ हो गए। क्या हो गए बच्चों? रदीफ़ हो गए। ये बराबर और क्यों कर ये लफ्ज़ क्या हो जाएंगे? काफ़िया, क्योंकि बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग हैं। अब आपको दिया गया है मतला और हुस्न मतला, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। मैंने दोनों को शामिल कर दिया है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। इसलिए अगर मतला पूछा जाए तो भी यही है, हुस्न मतला पूछा जाए तो भी यही है। मतला हुस्न मतला में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन क्या है सुनिए।
मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मतला का लग़वी मानी है तुलू होने का। तुलू यानी उगना, सूरज उगता ना सुबह सुबह, उसे तुलू होना कहते हैं। तो सूरज मतला के लगवा मानी क्या है? तुलू होने के हैं। मतला की इस्तिलाह मानी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों। मतला के बाद आने वाले दूसरे शेर के दूसरे मिसरे भी हम काफ़ियाँ हों तो वो मतला सानी कहते हैं और उसी को हुस्न मतला कहते हैं। मतला सानी को हुस्न मतला भी कहते हैं। गज़ल के अलावा कसीदा वो सिन्फ शायरी है जिसका पहला शेर मतला कहलाता है, शर्त दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हो। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए मतला किसे कहते हैं तो आप बिल्कुल सीधे सीधा बताइएगा, गज़ल या कसीदे का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों। दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ, दोनों के मिसरे एक जैसे होने ज़रूरी हैं। दोनों के मिसरे एक जैसे काफ़िया होना ज़रूरी हैं तो वो क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। अगर पहले शेर के बाद दूसरा शेर, पहले शेर में दोनों मिसरे, दोनों पंक्तियाँ, दोनों लाइन में काफ़िया सेम था तो वो क्या कहलाया? मतला कहलाया। अगर दूसरा शेर भी ऐसा है कि उसके दोनों काफ़िये सेम है तो वो हुस्न मतला कहलाएगा। गज़ल का दूसरा शेर भी अगर मतला है तो वो हुस्न मतला कहलाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा गणित है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? मिसाल। क्या देखेंगे? मिसाल। मसलन, कब याद आते हैं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। इसमें हाथ और रात, देखो नहीं और नहीं ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रदीफ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? रदीफ़ हो जाएंगे। हाथ और रात, हाथ और रात बोलने में जैसे हैं लेकिन लफ्ज़ दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है? काफ़िये हैं। तो जिसके दोनों काफ़िये सेम हो, बोलने में एक जैसे हो, वो क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। पहला शेर क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। एक उदाहरण और देख लो। कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिश व आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। तन्हा यकजा, तन्हा यकजा, तन्हा यकजा। अब वर्ड दोनों अलग अलग हैं, बोलने में दोनों एक जैसे हैं। और होना होना, होना होना, ये दोनों क्या है? रदीफ़ हैं। क्या है? रदीफ़ हैं। ठीक है। और यकजा और तन्हा ये क्या है? काफ़िया है। तो इस तरह क्या कहलाएगा? ये मतला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतला। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल और कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। इजी। आइए अगला वर्ड है मक्ता। क्या है? मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? देखिए, मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मक्ता अरबी के लफ्ज़ क़ता से माखूज़ है। मक्ता के लग़वी मानी काटने या क़ता करने के हैं। गज़ल या मक्ता का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है करेगा वो मक्ता कहलाएगा। शायर हज़रात उमूमन अपना तखल्लुस मक्ता में इस्तेमाल करते हैं। आपको सीधा सीधा क्या बताना है? आपसे पूछे मतला किसे कहते हैं तो आपको बताना है गज़ल का कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। फिर पूछे मक्ता किसे कहते हैं तो कहेंगे गज़ल का कसीदे का गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है ना। अब आप बोलोगे सर तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस क्या होता है? देखिए इसकी मिसाल बताता हूँ। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। अब तखल्लुस क्या होता है ये देखिए, समझिए। मीर तकी मीर की गज़ल का मक्ता, यानी पूरी गज़ल हो जाती है तो गज़ल का जो लास्ट वाला शेर होता है ना उसमें क्या शेर आता है? देखिए, टुक मीर जिगर सौ ख़ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। तो जिसमें मीर का नाम ले लिया, मीर ने अपना नाम इस्तेमाल कर लिया और नाम के ऊपर देखो एक अलामत लगी है, एक इस तरह की अलामत लगी है। ठीक है, यहाँ भी इस अलामत को बोलते हैं तखल्लुस। क्या बोलते हैं बच्चों? तखल्लुस। इसका मतलब है कि ये शायर ने लिखी है। शायर अपना नाम लिखता है ताकि लोग जान जाएं, लोग पहचान जाएं कि किसने लिखी है, इसलिए मक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और दूसरी देखते हैं हैदर अली आतिश की गज़ल का मक्ता। ना पूछो आलम बरगुश्ता ताल ई आतिश, बरसती आग जो
बारां की आरज़ू करते। अब इसमें आतिश ने अपना नाम लिख दिया, क्या लिख दिया, आतिश ने नाम लिख दिया, ऊपर ये अलामत लगा दी, दिख रही है अलामत छोटी सी, दिख रही है बच्चों, ध्यान से देखो, ये अलामत है, ये क्या है, तखल्लुस। तो जिसमें ये अलामत होती है तखल्लुस, जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, जिस शायरी में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है, वो शेर क्या कहलाता है, गज़ल का मक़ता कहलाता है। क्या कहलाता है, मक़ता कहलाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो छोटी छोटी थी, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक़ता, हुस्न मतला, ये सब एक एक दो दो लाइन में आपको समझाने हैं, ठीक है। अब है असनाफ़ की तारीफ़। क्या है, असनाफ़ की तारीफ़। एक बच्चे ने, एक प्यारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर असनाफ़ किसे कहते हैं, कमेंट किया था, असनाफ़ किसे कहते हैं। असनाफ़ कहते हैं, असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है। असनाफ़ सिन्फ़ की क्या है, जमा है। असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है। अब सिन्फ़ का मतलब होता है, सिन्फ़ को आप यूँ कह लीजिए, हिंदी में शैली कहते हैं, विधा कहते हैं, शैली कहते हैं, विधा कहते हैं। जैसे अलग अलग शैलियाँ होती है, अलग अलग विधाएँ होती है। नज़्म एक सिन्फ़ है, गज़ल एक सिन्फ़ है, क़सीदा एक सिन्फ़ है। ये सब कौन सी सिन्फ़ है, ये सब शेरी सिन्फ़ है। कैसी है, शेरी सिन्फ़ है, या हाँ शेरी सिन्फ़ है। एक नसरी सिन्फ़ होती है जिसमें इंशाइया होते हैं, रिपोर्टाज होती है, नावल होते हैं, दास्तान होती है। वो सब आप यूँ समझ लीजिए, गद्य और पद्य दो होते हैं ना, नज़्म और नसर। इसमें लिखने वाली सभी चीज़ें क्या कहलाती है, सिन्फ़ कहलाती है, शैलियाँ कहलाती है। अब आपसे अलग अलग सिन्फ़ के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, नज़्म के ऊपर ख़ुलासा कीजिए, या नज़्म की तारीफ़ बयान कीजिए, या नज़्म पर नोट लिखिए, नज़्म पर नोट लिखिए। तो ये कम से कम आपको एक पेज में तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 नंबर का सवाल होगा ये। हम बारी बारी पढ़ेंगे, आपको सुनना है और समझना है। देखिए क्या है सवाल। हर कलाम मौजू को नज़्म कहते हैं, लेकिन आम इस्तिलाह में नज़्म से मुराद वो शायरी असनाफ़ और असालिब हैं जिनमें किसी मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया गया हो। इस एतबार से गज़ल के अलावा शायरी की बेशतर असनाफ़, मसलन क़सीदा, मसनवी, मरसिया और रुबाई वग़ैरह उसके दायरे में आ जाते हैं। दौर क़दीम में नज़्म के कुछ ख़ास असालिब का रिवाज रहा है। मिसाल के तौर पर मुसद्दस, मुखम्मस, तरजीबंद वगैरह। इन क़दीम असनाफ़ और असालिब के फ़नी आदाब और उसूल इतने सख्त थे कि उनमें किसी शायर को इस्तिलाह और तरमीम की जुर्अत नहीं होती थी, और बिलउमूम वो उनकी रिवायत और बाज़ाब्तों और ज़ाब्तों के पाबंद रहकर ही तिबा आज़माई करते थे। लेकिन जब ज़िंदगी और ज़माने ने करवट बदली, मुल्क में नए हालात और नए मसाइल पैदा हुए, और सियासी, समाजी, तालीमी और तहज़ीबी मैदान में नई तब्दीलियाँ रौनुमा हुईं और नए ख़यालात आम हुए, तो उर्दू नज़्म की रिवायती असालिब में भी तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई, और इस तरह नज़्म जदीद का आगाज़ हुआ। तकरीबन गुज़िश्ता 100 साल का ज़माना नज़्म जदीद के फ़रोग़ का ज़माना कहा जा सकता है। ये सब क्या है, नज़्म की तारीफ़। 2 पेज में मैंने लिखा है, आप कम से कम 1 पेज में लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरी सिन्फ़ है मज़मून निगारी। मज़मून निगारी किसे कहते हैं, ठीक है, मज़मून निगारी किसे कहते हैं, इसे ऐसे कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। आपको इस शैली के बारे में बताना है कि शैली है क्या, ये शैली है क्या। मज़मून निगारी उर्दू नसर की ख़ास सिन्फ़ है। अंग्रेज़ी में से ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे कहते हैं। यह गैर अफ़सानवी सिन्फ़ है जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सिन्फ़ को फ़रोग़ दिया। मज़मून की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है कि किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लिल अंदाज में इस तरह पेश किया जाए कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर हो सके, यानी प्रभावित हो सके। आम तौर पर हर मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। हर मज़मून के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है तमहीद, दूसरा होता है असल मज़मून, और तीसरा होता है इख्तिताम का अंजाम। इख्तिताम भी एक ही, अंजाम भी एक ही। तमहीद किसे कहते हैं, इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना।
मज़मून का इब्तदाई हिस्सा तमहीद कहलाता है। इसे ख़ास तौर पर दिलचस्प होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला मज़मून के इब्तदाई जुमलों को देखकर पूरा मज़मून पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। तमहीन का हिस्सा अगर खुश्क और दिलचस्पी से खाली होगा तो पढ़ने वाला उसके मुताले के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाएगा। मज़मून के लिए एक अच्छी तमहीद मज़मून निगार का कामयाबी की दलील है। उसके लिए फ़कत अंदाज़ बयान की दिलचस्पी ही काफ़ी नहीं, बल्कि तमहीद में जिन ख़यालात का इजहार किया गया है उन्हें भी मज़मून से मरबूत होना चाहिए। अच्छी तमहीद मज़मून को एक वहदत अता करती है, इसलिए मज़मून की बुनियादी शक्ल है। ये मज़मून की बुनियादी शक्ल है क्या? तमहीद, प्रस्तावना जिसे कहते हैं। दूसरा जो बंद होता है, दूसरा जो पैराग्राफ होता है वो होता है असल मज़मून। क्या होता है? असल मज़मून। तमहीद के बाद मज़मून निगार उन मसाइल की तरफ रुजू करता है जिसके लिए तमहीद कायम की गई थी। ये मज़मून का सबसे अहम हिस्सा होता है और पढ़ने वाले को ज़्यादा मुतवज्जो भी करता है। इसी हिस्से में मज़मून निगार मज़मून से मुतालिक अपने नुक्ता नज़र को पेश करता है और उसके हक़ में दलाइल भी फराहम करता है। मज़मून का ये हिस्सा ज़्यादा मुंतक़ी, फ़िक्र अंगेज़ और ख़याल अफरोज़ होता है। मज़मून के इस हिस्से में असल मसले के तमाम पहलू रोशन होकर सामने आ जाते हैं और पढ़ने वाला भी अक़्ल की रहनुमाई में रफ्ता रफ्ता मज़मून निगार का हम ख़याल हो जाता है। मज़मून का ये हिस्सा बाकी हिस्सों के मुकाबले में तवील होता है, यानी बड़ा होता है और कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। अब तीसरा टॉपिक है इख्तिताम, जिसको कहते हैं उपसंहार। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसंहार, इख्तिताम। मज़मून का आखिरी हिस्सा इख्तितामिया कहलाता है। इस हिस्से में मज़मून निगार मज़मून में बयान किए गए तमाम पहलुओं को कम से कम अल्फाज में समेट कर हासिल कलाम बयान करता है। मज़मून के दरमियानी हिस्से में जो तफसीलात पेश की गई थीं और मज़मून और मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया गया था, उससे बरआमद होने वाले नताइज इख्तितामिया में निहायत मुअस्सर अंदाज में पेश किए जाते हैं। मज़ामीन उमूमन तीन तरह के होते हैं। 3 तरह के मज़मून लिखे जाते हैं: इल्मी मज़मून, अदबी मज़मून और सहाफ़ती मज़मून। मज़मून लिखने की भी 3 क्या होती हैं? शैलियाँ होती हैं, 3 तरीके, 3 पैटर्न होते हैं। तो अगर आपसे पूछे नज़्म की तारीफ़ बयान करो तो आपको करनी है, मज़मून की तारीफ़ बयान करो तो आपको ये बातें लिखनी है, और रुबाई की तारीफ़ बयान करो तो हम आपको अब बता रहे हैं। रुबाई वाला तो बहुत ईजी है, आप इजीली और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। रुबाई तो बहुत सबसे आसान रुबाई है। और रुबाई का एक नाम दो बीती भी है। क्या है? दो बीती। बैत के मानी है शेर, इसलिए दो बीती के मानी हुए 2 शेरों वाली नज़्म। अरबी में रबा के मानी 4 के हैं। अरबी में रबा के मानी क्या है? 4। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इसलिए 4 मिसरों वाली नज़्म का नाम रुबाई हो गया। ख़ते में शेर की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुबाई में सिर्फ़ 2 शेर या 4 मिसरे ही होते हैं। दूसरी बात यह कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। रुबाई की ख़ास शिनाख्त ये है कि इसके लिए एक ख़ास बहर मुकर्रर है। रुबाई का चौथा मिसरा रुबाई की जान होता है। इसे रुबाई की रूह भी कहा जाता है। मसलन मीर अनीस की एक रुबाई मुलाहिज़ा फरमाएं। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रौतनी को जा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। बहुत आसान है, रुबाई याद करना बहुत आसान है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है? हम काफ़िया होता है। रुबाई में सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, रुबाई में 4 से ज़्यादा मिसरे नहीं हो सकते। अगर 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो रुबाई नहीं रहेगी। अब रुबाई को रुबाई नाम इसलिए दिया गया क्योंकि रुबा का मतलब होता है 4। अरबी में रुबा का मतलब होता है 4, इसलिए रुबाई को जो 4 मिसरों वाली 4 लाइन वाली जो क्या है नज़्म है, उसे ही रुबाई नाम दे दिया गया। इसका चौथा मिसरा क्या होता है? रुबाई की क्या होता है? जान होता है। चौथे मिसरे को रुबाई की रूह भी कहा जाता है, जो सबसे शानदार होता है। उसकी एक मिसाल आप कोई भी जो रुबाई आपको याद हो, चाहे फिराक गोरखपुरी की हो, चाहे तिलोक चंद महरूम की हो, चाहे मीर अनीस की हो, कोई भी एक
रुबाई आप लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला है आपका टॉपिक ड्रामा। क्या है? ड्रामा। ड्रामा की तारीफ बयान करो। देखिए, ड्रामा अदब की अहम तरीन असनाफ में शुमार होता है। ड्रामा की तारीफ सबसे पहले यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी और नक़ाद अरस्तू ने अपनी मशहूर किताब बौतीका में की है, जिसमें उन्होंने ड्रामे को इंसानी अमाल की नकल करार दिया है। ये नकाली दरअसल अपने मखसूस मानी में ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। ड्रामा ख़ुद ज़िंदगी नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी को पेश करने का ज़रिया है। अमल दरअसल ड्रामे की जान है। ड्रामा में सिर्फ अल्फाज ही हमारे तख़य्युल पर असरअंदाज नहीं होते, बल्कि उनके साथ अमल की कुव्वत भी कार फरमा होती है। बाज़ नफ्सियाती कैफ़ियत के दरअमल के तौर पर इंसान के रवैया और मिजाज में तग़य्युरात रोनुमा होते हैं। इस तरह अमली जिस्मानी अमल जिस्मानी भी हो सकता है और ज़हनी और जज्बानी भी। किरदार, मुकालमे और अमल के ज़रिए इन सब कैफ़ियत को पेश करना ही ड्रामे का मकसद होता है। ड्रामे की बुनियाद ख़ुसूसियत यह है कि बेहतरीन अल्फाज को गुफ्तार और किरदार के अमल के से पेश करना और ज़िंदगी की जीती जागती हकीकत के तौर पर पेश करना। ड्रामा अदब की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को अशख़ास और मुकालमों के वसीले से अमलन पेश किया जाए। ड्रामा निगारी में स्टेज, अदाकार और तमाशाई को मद्देनज़र रखा जाता है। फ़नी एतबार से ड्रामे को 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, जिन्हें हम प्लाट, किरदार निगारी और ज़बानो बयान या उसलूब बयान से मौसूम करते हैं। ड्रामे के प्लाट में वाक़यात की तरतीब होनी चाहिए। किरदार निगारी में किरदारों की उम्र, नफ्सियात, तबक़े, तालीमात व तरबियत और ख़ानदानी ख़ुसूसियात का ख़याल रखा जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। ड्रामे की ज़बान में मुतासिर करने की ख़ुसूसियत का होना ज़रूरी है। दुनिया की दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी ड्रामे का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस तरह आपका असनाफ़ की तारीफ़ भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब है ख़ुतूत नवेसी यानी लेटर राइटिंग। आपके एप्लीकेशन राइटिंग आपके सिलेबस में मैंने कहीं नहीं देखी, इसलिए मैंने ख़ुतूत नवेसी ही शामिल कर लिया। ख़ुतूत आपके दिए गए थे। ख़ुतूत में भी दिए गए हैं ज़ाती और कारोबारी। ज़ाती यानी निजी खत, कारोबारी यानी व्यावसायिक पत्र। ठीक है, दोनों ही फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स में शामिल किए गए हैं। अब देखिए ये फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या क्या होते हैं। मैंने टोटल इसमें 4 लेटर शामिल किए हैं। आप उनको देखें, पढ़ें और समझें और याद करने की कोशिश करें। देखिए, लेटर लिखने के लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका, ढंग से समझें बात को। अपने वालिद साहब के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें किताब ख़रीदने के लिए चंद रुपए तलब किए गए हों। अगर वालिद की जगह वालिदा आ जाए यानी अम्मी आ जाए, अगर बड़ा भाई आ जाए, अगर बड़ी बहन आ जाए, ठीक है, अगर चाचा आ जाए, मामा आ जाए, नाना आ जाए, कोई रिश्तेदार बड़ा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आपको लेटर क्या है एज़ इट इज़ ऐसे कैसे ही लिखना है। बस 1-2 वर्ड चेंज करने हैं। ठीक है, जैसे आपको अपने वालिद साहब को क्या लिखना है, ख़त लिखना है। काहे के लिए? किताब खरीदने के लिए। काहे के लिए बच्चों? किताब खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आपको वो खत लिखना है। 219 विकास नगर, अजमेर, 26 जुलाई 2022। आप यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी डाल सकते हैं। 219 की जगह 420 भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास नगर की जगह प्रताप नगर भी कर सकते हैं, आदर्श नगर भी कर सकते हैं, अजमेर की जगह आप इलाहाबाद भी कर सकते हैं। आपको समझना ये है, यहाँ पर बस आपको कोई मोहल्ला और शहर का नाम लगाना है। जो भी शहर का नाम लगाएंगे सब चलेगा। अगर आपको इम्तिहान में पेपर में सवाल दिया जाए कि आप के वालिद फ़लाँ जगह रहते हैं, फ़लाँ शहर में रहते हैं, तब तो आपको वही लिखना है। अगर पेपर में नहीं दिया गया है तो आप कोई भी लिखेंगे, आपका जवाब गलत नहीं होगा। कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में दिया गया है
कि कहाँ एड्रेस वेड्रेस नाम पता। मान लीजिए आपका नाम आबिद है, आप अपने वालिद को ख़त लिखना चाहते हैं तो आपको अपना नाम आबिद ही लिखना है, मन से नहीं लिखना है, ठीक है। आपके वालिद कलकत्ता रहते हैं तो आपको यहाँ पे कलकत्ता ही लिखना है, अजमेर नहीं लिखना है। और अगर सवाल में नहीं दिया गया है तो आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एड्रेस, फिर लिखेंगे तारीख एक साइड, थोड़ा खिसका कर। ख़त किसको लिख रहे हैं हम, वालिद को, तो हम क्या लिखेंगे, प्यारे वालिद नहीं, लिखेंगे प्यारे अब्बा जान। अम्मी को लिख रहे हैं तो प्यारी अम्मी जान, भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे भाई जान, बहन को लिख रहे हैं तो प्यारी आपा जान। बहन जान नहीं होती, क्या होती, आपा जान। समझ में आ गई? चाचा है तो चाचा जान, मामू है तो मामू जान, किसी को भी आप खत लिखना है। स्टार्टिंग आपको ये और ये तीनों चीज़ें, और यहाँ लिखना अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि सलाम आपको चारों को ही करना है, पांचों को ही करना। किसी रिश्तेदार को खत लिखेंगे सलाम ज़रूर करेंगे। समझ गए बात? ये बातें तो आपको 4 लाइनें, ये 4 लाइन आपको क्या करनी, दिमाग में फिट करनी है। आपको जब भी कोई पर्सनल खत लिखना है किसी भी रिश्तेदार को, मैं दोस्त नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार हो उसके लिए आपको यही फॉर्मेट क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, एज इट इज़ याद रखना है। उसके बाद ख़त की शुरुआत कैसे करेंगे ये देखिए। उम्मीद है कि आप सब घर वाले बखैरियत होंगे। ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन को आपको दिमाग में सेट करना है। अगर आपने ये 4 लाइनें ढंग से लिखी ना, तो आपको अगर 4 नंबर का सवाल है तो आपको 1-1.5 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा। ये 3-4 लाइनें अगर ढंग से आपने याद कर ली तो क्या है, एड्रेस, फिर तारीख़, फिर प्यारे अब्बा जान, प्यारे अम्मी जान, प्यारे चाचा जान, प्यारे नाना जान, मामू जान, खाला जान, ठीक है। फिर उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद लिखना है उम्मीद है कि आप सब घर वाले बखैरियत होंगे। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। इतना लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है, मैं भी यहाँ खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। ये मैंने पैराग्राफ काटा है, आपको काटना नहीं, आपको कंटिन्यू लिखना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको अलग किया है, मैंने समझाने के लिए अलग कर दिया। आपको ये चीज़ ऊपर ही लेके जानी है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ यहीं लेके जानी है। मैंने काटा है ताकि आप लाइन याद रखें। ये बातें, ये एक लाइन आपको क्या करना है, सभी में लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है मुद्दा। क्या लिखना है, मुद्दा। आप ख़त क्यों लिख रहे हैं, आप किस काम के लिए खत लिख रहे हैं, किस बात के लिए खत लिख रहे हैं। खत लिखने का आपको मैटर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसलिए खत लिख रहे हैं, आपको पैसे चाहिए इसलिए खत लिख रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है, आपको कोई मुबारकबादी देनी है, ठीक है, आपको अपने एग्ज़ाम के सिलसिले में कुछ भाई को बताना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर आपको बताना है मुद्दा। अब फ़िलहाल हमें क्या मंगाना है, पैसे मंगाने हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा। मुझे इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है, इसलिए मैं कुछ किताबें ख़रीदना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 500 रुपये बज़रिए मनी ऑर्डर इरसाल फरमाएँ ताकि मैं वक्त पर किताबें ख़रीद सकूँ। ये मैंने मुद्दा बयान कर दिया यहाँ तक। उसके बाद अब जब ख़त को ख़त्म करते हैं, लास्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अम्मी जान को सलाम और नाज को मेरा प्यार। अगर आप अपनी अम्मी को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अब्बा जान को मेरा सलाम और नाज को मेरा प्यार। अगर आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अम्मी अब्बू दोनों को मेरा सलाम। अगर बहन को लिख रहे हैं तो भी करें, अम्मी अब्बू दोनों को मेरा सलाम, और नाज को यानी भाई को लिख रहे हो तो छोटी बहन का नाम लिख दो, छोटे भाई का नाम लिख दो, वकार को मेरा प्यार, जीशान को मेरा प्यार, ठीक है, सलीम को मेरा प्यार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, गुड्डू गुड़िया कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर नाम अपना भी लिख सकते हैं और अपने निब्बा निब्बी एंड टूरू लब का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर चेक करने वाले को कुछ भी पता नहीं है। इस तरह आपका लेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म होने के बाद एक चीज़ और रह जाएगी, वो है ये। अब देखिए, जब आप ख़त लिखते हैं, चाहे वालिद को, चाहे वालिदा को, चाहे भाई को और चाहे बहन को, तो आपको लास्ट में लिखना है फ़क़त वस्सलाम, फ़क़त वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद वक़ार, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद वक़ार। अम्मी को लिख रहे हैं तो भी आपका प्यारा बेटा, भाई को लिख रहे हैं तो आपका प्यारा भाई, आपका छोटा भाई, आपका प्यारा भाई, बहन को लिख रहे हैं तो आपकी प्यारी बहन, सॉरी अगर आप लेडी लिख रहे हैं, कोई लड़की लिख रही है तो आपकी प्यारी बहन, ठीक है। और यहाँ पर नाम मोहम्मद वक़ार, आप यहाँ पर मोहम्मद साजिद भी कर सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और पेपर में नाम अगर कोई दूसरा दिया गया है तो आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। यानी इस एक लेटर में, ये जो एक लेटर मैं आपको यहाँ से बताया, ये एक लेटर वालिद के नाम, वालिदा के नाम, पापा मम्मी भाई बहन, चारों की खत एक लेटर में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चारों को खत लिखने का तरीका क्या है, एक है। चाचा नाना मामा सभी को खत लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको इसे एज इट इज़ फॉलो करना है। अब बात आती है बच्चों, एक दूसरा मैटर आता है, दोस्त के नाम खत। किसके नाम खत,
दोस्त का नाम खत। इसमें थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या चेंज है देखिए, इम्तिहान में कामयाबी पर दोस्त को मुबारकबादी खत लिखें। ठीक है, तरीका पहले वाला ही है, हमको चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 214 आदर्श नगर जयपुर। जयपुर का आप अमेरिका भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप शहर का नाम लिखें अच्छा सा, आदर्श नगर, विकास नगर, प्रताप नगर, कुछ भी लिख दिए। यहाँ 214, 215, 826, 940 कुछ भी लिखिए। मौर्रिखा 22 मई 2022, जो एग्ज़ाम डेट है आप वही डेट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर हम दोस्त को क्या करेंगे, सलाम नहीं करेंगे, दोस्त को हम सलाम नहीं करेंगे। और यहाँ नहीं लिखेंगे प्यारे दोस्त जान, प्यारे दोस्त जान, यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ भी, डायरेक्टली इधर लिखेंगे अज़ीज़ दोस्त और दोस्त का नाम जावेद। मान लीजिए आपका नाम आसिफ है, मान लीजिए आपका नाम इमरान है, आपके दोस्त का नाम इलियास है और आपको उसका ख़त लिखना है, तो आपको वही नाम लिखना है जो सवाल में दिया गया है, दोस्त का नाम। ठीक है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि दोस्त का नाम लिखना है। क्या लिखेंगे, अज़ीज़ दोस्त जावेद, अज़ीज़ दोस्त इमरान, अज़ीज़ दोस्त शुएब, अज़ीज़ दोस्त सलीम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो पेपर में आपको दिया गया है। अब एक दो लाइन में अब लिखेंगे मुद्दा, डायरेक्ट लिखेंगे मुद्दा। अब यहाँ पर ये लिखेंगे, उम्मीद करता हूँ घर में सब खैरियत से होंगे, ये बातें दोस्त को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, तुम 10वीं जमात में अव्वल दर्जे से पास हो गए हो। मैं उस मौके पर तुम्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम 11वीं जमात, जमात का मतलब क्लास, की तालीम गंगापुर में हासिल करो और यहाँ के मशहूर स्कूल यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दशहरा मैदान बालाजी मंदिर के पास हासिल करो। ख़त का जवाब जल्द देना, बाकी खुदा का फजल। घर के सभी लोग, अब ये लाइन आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से, ख़त का जवाब जल्द देना, बाकी खुदा का फजल है। घर के सभी लोग खैरियत से हैं। वालिदैन भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने वालिदैन को सलाम अर्ज़ है और दुआ की दरख्वास्त है। अपने वालिदैन यानी अपने दोस्त के वालिदैन को। अब यहाँ हम फ़क़त वसलाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद आकिब खान। मोहम्मद आकिब खान जो ख़त लिख रहा है उस बच्चे का नाम आएगा। ख़त कौन लिख रहा है, अभी ख़त मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा और वहाँ ख़त किसको लिख रहे हैं, उस दोस्त का नाम आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए निजी ख़त कैसे लिखते हैं, तो बीच का जो मैटर है, ये बीच का जो मुद्दा है, सिर्फ आपको ये 3 लाइन चेंज करनी है। ऊपर का और नीचे का मैटर एज इट इज़ सेम ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ 2 लेटर से आपको सब बात समझ में आ गई होगी। अब है दूसरा, निजी खत हो गया, ज़ाती खत, एक है कारोबारी खत। ठीक है, रिसाला के एडिटर को एक ख़त लिखें। अब एडिटर को हम ये क्यों लिखेंगे, कोई एडिटर को यानी किसी व्यापारी को बिजनेसली कोई लेटर लिखेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, देखिए, रिसाला के एडिटर को, रिसाला कहते हैं पत्रिका, एडिटर कहते हैं संपादक को। ज़माना ये किसी पत्रिका का नाम है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ज़माना पब्लिकेशन, गांधी चौक, पंजाब, 22 जून 2022। मुकर्रमी तस्लीम, क्या लिखेंगे, मुकर्रमी तस्लीम, याद रखिएगा क्या लिखेंगे, मुकर्रमी तस्लीम। यहाँ गांधी चौक पंजाब लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर है कि जिस जगह आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस ऑफ़िस में आप भेज रहे हैं उस ऑफ़िस का नाम लिखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद तारीख और बाद में मुकर्रमी तस्लीम। ये किस लिए है, जब अनऑफिशियली यानी कोई व्यावसायिक खत लिखा जाए उसके लिए है। अब डायरेक्टली मुद्दा लिखेंगे, घर बार का हालचाल हमें नहीं जानना है, दुकानदार को बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में सब कैसे चल रहा है, तुम्हारे घर में सब कैसे चल रहा है। कल पंजाब बुक शॉप पर आपका रिसाला ज़माना नज़र से गुज़रा, क्या खूब रिसाला है। मज़ामीन भी पाकीज़ा और आला पाए के हैं, आला पाया के हैं। बराह मेहरबानी मेरे नाम से रिसाला ज़माना 1 साल के लिए जारी कर दीजिए। सालाना चंदा बज़रिए मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ और उसकी रसीद इस खत के साथ मुंसलिक है यानी अटैच है। बंदे के लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर लिखें, शुक्रिया। क्या लिखेंगे, शुक्रिया। नाम लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है व्यावसायिक खत। नहीं समझ में आया, एक और देख लीजिए। इस उम्मीद करता हूँ ये देखने के बाद आपको सब चीज़ समझ में आई जाएगी। पोस्ट मास्टर का नाम खत, ठीक है,
बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर साहब, नई दिल्ली, जनाब आली। आप चाहें तो मुकर्रम तस्लीम भी लिख सकते हैं, जनाब आली भी लिख सकते हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि चंद दिनों से हमारे हलके में एक नए डाकिये का तकर्रुर हुआ है। तकर्रुर यानी अपॉइंटमेंट हुआ है, नए को लगाया है, जो लापरवाही से और जल्दी में खतूत ठीक से नहीं बांटता। बाज़ औक़ात ये घर के अंदर आने के बजाय गली की नाली में ही गिराकर चला जाता है। कल ही मुझे मुंबई से एक करीबी रिश्तेदार ने शिकायत की है कि मैंने उनके ख़त के जवाबात नहीं दिया है। मुझे हैरत हुई कि उनके खतूत कहाँ गायब हो गए। घर वालों से भी पूछताछ की, कुछ मालूम ना हो सका। देखिए, नॉर्मल बातें जिसे हम घर में करते हैं ना, जैसे हम घर में पूछते हैं, आपको वही बातें लिखनी है। लिहाजा गुजारिश है कि डाकिया मज़कूर को खिलाफ तहकीकात की जाए और मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब यहाँ लिखेंगे नियाज़मंद। क्या लिखेंगे बच्चों? नियाज़मंद साजिद मलिक, नई दिल्ली, मुअर्रिखा 10 दिसंबर 2022। समझ में आ गई बात? चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, हम डेट ऊपर लिख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों लेटर्स आपके बात समझ में आ गई होगी। तो अब है हमारा आज का आखिरी टॉपिक, मज़मून। क्या है? मज़मून, जिसे हिंदी में निबंध कहते हैं और इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। आपके इस बार सिलेबस में 5 मज़मून दिए गए हैं। मैंने 5 में से 4 लिए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक मैंने छोड़ दिया है। इससे ऊपर वाले टॉपिक जितने मैंने पढ़ाए हैं, इससे ऊपर जो भी वीडियो मैंने बनाया है, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो मुहावरे हों, चाहे कहावतें हों, ये सभी वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है। ठीक है, उस सिलेबस के अलावा मैंने कोई भी चीज़ मन से ऐड नहीं की है। इसलिए मज़मून भी मैंने वही शामिल किए हैं जो कि आपके सिलेबस में बताए गए हैं। हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें मुझे कम लग रही है, जैसे एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, फ़ैल फाइल मफ़ूल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ऐसा है कि हो सकता है ये सब चीज़ें टर्म फर्स्ट के हिसाब से ले ली गई हो। टर्म फर्स्ट में ग्रामर के जो टॉपिक बच गए हैं, हो सकता है टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ले लिया हो और टर्म 2 में उन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया हो। ठीक है, अब जो मज़मून शामिल आपके निसाब में किए गए हैं, अब मज़मून ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे याद किया जाए, जिसे बहुत ज़्यादा डीपली समझाया जाए, बहुत ज़्यादा दिमाग में उतारा जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मज़मून बहुत सिंपल से होते हैं। आपको सिर्फ एक बार ढंग से बात को सुनना होता है और ज़्यादातर बात आपको मन से ही लिखनी होती है। ठीक है, ये आपका स्किल्स देखा जाता है कि आप में कितनी ज़बान पर आपके कितना काबू है, आप कितना भाषा को अच्छी तरह समझते हैं और किस अंदाज़ में आप बातों को लिख पाते हैं। यही बात आपको मज़मून में बतानी होती है। ठीक है, कि आपको उर्दू में जो मज़मून लिखना है तो आप उर्दू में हिंदी के लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हिंदी के मज़मून में, हिंदी के निबंध में आप इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। यही बातों को देखा जाता है। तो उर्दू का मज़मून है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, हिंदी से बचना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हिंदी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप उन लफ्ज़ों को समझें कि एक एक लफ्ज़ का मतलब क्या है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं खालिस उर्दू आपको समझाऊंगा तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू के साथ साथ हिंदी के लफ्ज़ों से भी उन चीज़ों को बताता चलूँ ताकि आपकी वो सब चीज़ें क्या होती चलें, आपके डाउट्स क्लियर होते चलें। ठीक है, चलिए, वैसे भी आपका वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है। अब आपका सारा वक्त ये मज़मून खाने वाले हैं, आपको इन्हें डिटेल से सुनना है, समझना है। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने फर्स्ट में गुजारिश की थी कि आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप चाहे तो वीडियो यहीं पॉज करके पहले अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बाद में वीडियो यही है, वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, वीडियो भी यही है, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। चलिए, 4 मज़मून में से बारी बारी हम एक मज़मून पढ़ते हैं। पहला मज़मून है मसला बेरोज़गारी। ये आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, मसला बेरोज़गारी, बेरोज़गारी की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या। सिर्फ पढ़ रहा हूँ, डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप कंटिन्यू सुनते चलें। किसी ने कहा है, मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, बेरोज़गारी भी एक लानत है जो अपने साथ दूसरी बहुत सी मुसीबतें लेकर आती है। बेरोज़गारी, मुफलिसी, भूख और बीमारी का आपस में एक चोली दामन का साथ है। इनका असर एक तरफ तो बेरोज़गार शख्स और कुनबे के तमाम अफराद की जहालत, बदहाली और परेशानी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। दूसरी तरफ बेरोज़गारी का
गरीबी की वजह से तरह तरह के अखलाकी और समाजी बुराइयां पैदा होती हैं। ठीक है। अस्मत फरोशी, चोरी, डाकाजनी, बेईमानी के वाक़यात का जायज़ा लेने से पता चलता है कि इन जराइम का एक बड़ा सबब बेरोज़गारी और मुफलिसी होती है। जराइम जुर्म की जमा है जराइम। ठीक है। बेरोज़गारी के इनफरादी और समाजी नुकसानात के अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बेरोज़गारी का असर मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालता है। दुनिया की नज़र में वो मुल्क पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता समझा जाता है जो अपने बाशिंदों की एक बड़ी तादाद को नौकरियां भी फराहम नहीं कर सकता। तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोज़गारी का मतलब है मुल्क की तालीमी मंसूबों से जो मुल्क को तरक्की और फ़ायदा होना चाहिए था वो बेकार और ज़ाया हो रहा है। ठीक है। आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान में सनआती तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ रही है। मुल्क में नए नए कारखाने और सनअतें वजूद में आई हैं। सनअतें किसे कहते हैं? मशीनीकरण, या जिसे हिंदी में औद्योगिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। बड़ी बड़ी सनअतों की वजह से छोटी छोटी सनअतों में कमी हुई है और बहुत से कारीगर बेरोज़गार हो गए हैं। ये हकीकत है कि जहाँ जहाँ सनअती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जिसे हिंदी में कहा जाता है, सनअती इनकलाब आया है, वहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद को बेकारी का सामना करना पड़ा। जो काम बहुत से कारीगर घंटों में करते थे, मशीनें उस काम को मिनटों में कर देती हैं और ज़्यादा खूबसूरती से करती हैं। मशीनें जहां बहुत से आदमियों को बेकार करती हैं, वहां तरह तरह के नए काम भी मुहैया करती हैं। मुल्क में खुशहाली लाती है और लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करती है। लेकिन हिंदुस्तान में सनअती इनकलाब के फ़ायदे इतने नुमायाँ नहीं हुए जितने उनके नुकसानात, यानी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो गए। सनअती तरक्की से बहुत कम लोगों को रोज़गार मिला और बहुत बड़ी तादाद को बेरोज़गारी का मुंह देखना पड़ा। उसकी शायद ये वजह थी कि हमारा मुल्क सनअती इनकलाब के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। सनअती ज़िंदगी दूर से देखने में बहुत पुरकशिश और रंगीन नज़र आती है। दूर दूर के देहातों और कस्बों में लोग शहरी ज़िंदगी का जिक्र बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से सुनते हैं। बहुत से लोग आसमान से बातें करने वाली इमारतों, सिनेमा, नाचघर, रेल, मोटर, होटल और तफरीह गाहों के शौक़ में गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। बहुत से बड़े बड़े कारखानों का जिक्र सुनकर रुपया कमाने की धुन में शहर में बसते हैं, लेकिन जब काम तलाश करने वाले ज़्यादा और नौकरियां कम हो तो बेरोज़गारी बढ़ती है। यही हाल तालीम का भी है। आज़ादी से पहले मुल्क में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियां थी, लेकिन आज उनके तादाद में बहुत हद तक इजाफ़ा हो चुका है। कॉलेजों और स्कूलों की तादाद में जो इजाफ़ा हुआ है वो और भी कहीं ज़्यादा है। नतीजा ये कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से हर साल जितने तलबा पढ़कर निकलते हैं उनमें बहुत कम नौकरियां हासिल करते हैं और बेशतर नौजवान नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। बेरोज़गार नौजवानों की तादाद में हर साल कमी की बजाय इजाफ़ा होता जा रहा है। इसलिए ये मसला रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। इस सूरत हाल की एक बड़ी ज़िम्मेदारी मौजूदा तालीमी पॉलिसी पर भी है। हमारी बेशतर तालीम महज निसाबी होकर रह गई है, जो कि अमली ज़िंदगी और मुख्तलिफ़ पेशों में कोई फ़ायदा या मदद नहीं देती। दूसरी कमी ये कि तालीम में मुल्की ज़रूरत का सही ख्याल नहीं रखा जाता, जिस वजह से बहुत सी डिग्रियां किसी नौकरी के हासिल करने में मददगार नहीं होती। आजकल मुल्क में इंजीनियरों के बेरोज़गारी का मसला भी काफ़ी अहम है। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए मुल्क को अपनी सनअती और तालीमी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। सनअती तरक्की का मतलब सिर्फ नए नए कारखाने खोल देना ही नहीं, बल्कि मुल्क की खुशहाली भी है। मुल्क में बहुत सी ऐसी सनअतों के इम्कान मौजूद हैं जो मुल्क के तमाम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तालीम को सनअती और मुल्की ज़रूरियात के लिहाज से शक्ल देना चाहिए।
ताकि जो लोग तालीम हासिल करके निकलें वो मुल्क के लिए कारआमद साबित हो सकें। तालीम में फ़नी और अमली सलाहियतों पर ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों को आला तालीम देनी चाहिए जिनमें वाकई उसकी सलाहियत हो। बाकी लोगों को ज़राअत, तिजारत या दूसरे फ़नून की तरबियत देनी चाहिए ताकि वो आइंदा ज़िंदगी में अपने ख़ानदान और मुल्क के दूसरे लोगों पर बोझ न बने, बल्कि अपनी रोज़ी खुद कमा सकें। इस तरह कुछ हद तक मुल्क से बेरोज़गारी का मसला हल हो सकता है। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये शिकायत करेंगे, सर ये तो बहुत बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, ये है बहुत बड़ा। मैं बड़ा बताऊंगा तभी आप छोटा लिख पाएंगे। अगर मैंने 8 पेज का पढ़कर बताया है तो बच्चों आप 8 पेज का सुनेंगे तभी तो आप 4 पेज लिख पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, मैं 4 पेज का पढ़कर बता दूंगा तो आप 2 पेज ही लिख पाएंगे, आप 1 पेज ही लिख पाएंगे, है ना। तो मेरा काम है ज़्यादा बड़ा बताना, ताकि आप 8 पेज को ढंग से सुनेंगे तो हो सकता है 8 में से 4 पेज तो आपको याद रह ही जाएँ। अरे 3 पेज तो आपको याद रह ही जाएंगे। उसके बाद 3 पेज जब आपको याद रहेंगे तो 2 पेज आप अपने मन से भी लिख पाओगे। आपको जब कुछ कुछ बातें से रिलेट करती हुई जो बातें आपको याद रहेंगी वो 2 पेज आप ऐड और कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं 2 ही पेज में सारी बात ख़त्म कर दूंगा तो आप अपने मन से सारी बातें नहीं पैदा कर पाओगे और सोच में पड़ जाओगे कि अब आगे क्या लिखूँ। समझ में आ गई बात? तो ये शिकायत बिल्कुल मत कीजिएगा कि सर बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। आपको इसे सुनना है और दिमाग में इसको फिट करने की कोशिश करनी है, इन बातों को याद करना है। ठीक है। आइए, दूसरा हमारा मजमून, दूसरा निबंध है आलूदगी एक संगीन मसला। आलूदगी कहते हैं प्रदूषण को। किसे कहते हैं? प्रदूषण को। इंग्लिश में जिसे पॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए, आलूदगी आज की दुनिया में एक बहुत आम लेकिन संगीन मसला बन चुकी है। आलूदगी मुख्तलिफ़ वसाइल की वजह से रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और अहम वसाइल में से एक इंसान और इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं। ये कहना दुरुस्त है कि आलूदगी हमारी ज़मीन को शदीद नुकसान पहुंचा रही है और हम इंसान को उसे होने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब देखिए आलूदगी क्या है। हेडिंग डाल के लिखेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल जाए। आलूदगी यानी पॉल्यूशन। आलूदगी कुदरती माहौल में आलूदगियों की मौजूदगी है जो नुकसान और मनफी तब्दीलियों का बाअस बनती है। आलूदगी के असरात। आलूदगी ज़िंदगी के मयार को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ताहम ये माहौल में बहुत ज़्यादा मौजूद है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप हवा में मौजूद कुदरती गैसों को ना देख सकें, लेकिन वो मौजूद होती हैं। उसी तरह वो आलूदगी जो हवा को ख़राब कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में इजाफ़ा कर रही हैं, वो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सतह ग्लोबल वार्मिंग का बाअस बनेगी। बाअस यानी वजह। इसके अलावा सनअती तरक्की के नाम पर पानी को आलूदा किया जाता है। सनअती में समझा ना, औद्योगिकरण, मशीनों, कारखानों वाला, मशीनों वाला, जो कि पानी की किल्लत का सबब बनेगा। पानी के बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। मज़ीद ये कि जिस तरह से कूड़ा करकट ज़मीन पर फेंका जाता है तो वो आखिरकार मिट्टी में जाकर जहरीला हो जाता है। अगर ज़मीन की आलूदगी, ज़मीन का प्रदूषण इसी शरह से होती रही तो हमारे पास अपनी फसलें उगाने के लिए ज़रख़ैज़ मिट्टी नहीं होगी। ज़रख़ैज़ यानी उपजाऊ। लिहाजा बुनियादी तौर पर आलूदगी को कम करने के लिए संजीदगी से इक़दामात करने की ज़रूरत है। आलूदगी की अक़साम यानी प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स। आलूदगी की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं: हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी, जिसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण कहा जाता है। आलूदगी को कैसे कम किया जाए? आलूदगी के नुकसानदा असरात को जानने के बाद हमें जल्द अज जल्द आलूदगी को रोकने या कम करने का काम करना चाहिए। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए लोगों को गाड़ियों के धुएं को कम करना चाहिए, जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अगरचे ये मुश्किल हो सकता है, त्योहारों और तक़रीबात में पटाखों से परहेज़ करना फ़िज़ाई और सूती आलूदगी को भी कम कर सकता है। फ़िज़ाई यानी वायु प्रदूषण, ठीक है, जलवायु प्रदूषण इसे कहते हैं। सूती कहते हैं आवाज़, ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा हमें रिसाइकलिंग की आदत को अपनाना
चाहिए। तमाम इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक समुद्रों में फेंक दिया जाता है जो उन्हें आलूदा करता है। लिहाजा याद रखें कि इस्तेमाल के बाद उन्हें ज़ाया ना करें, बल्कि जब तक हो सके दोबारा इस्तेमाल करें। हमें हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरगीब देनी चाहिए जो नुकसानदह गैसों को जज़्ब करेंगे और हवा को साफ़ सुथरा बनाएंगे। दरख्त यानी पेड़। बड़े पैमाने पर बात करते वक्त हुकूमत को मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने के लिए खादों के इस्तेमाल को महदूद करना चाहिए। इसके अलावा सनअतों को अपने इस्तेमाल शुदा पानी समंदरों और दरियाओं में फेंकने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए जो पानी की आलूदगी का बास बनती है। अब पूरे मज़मून का निचोड़, नतीजा, लास्ट में नतीजा इसका ख़ुलासा ये है कि आलूदगी की तमाम अक़साम ख़तरनाक हैं और उनके संगीन नताइज हैं। हर फ़र्द से लेकर सनअतों तक सबको तब्दीली की तरफ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस मसले से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसी इंसानी सरगर्मियों की वजह से जानवरों की मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं। लिहाजा हम सब को इस ज़मीन को आलूदगी से पाक करने के लिए काम करना चाहिए। इस ज़मीन का प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए हमें ही कदम उठाना होगा, कोई और नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आते हैं हमारे तीसरे मज़मून पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने का कोई सेंस नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आप बोलोगे सर ने वीडियो बहुत बड़ा कर दिया है, टाइम पास ज़्यादा करते हैं। ऐसी शिकायत बच्चे कमेंट में करते हैं। चलिए, दहशतगर्दी मुल्क के लिए ख़तरा। दहशतगर्दी समझते हैं ना, दहशतगर्दी मुल्क के लिए क्या है, ख़तरा है। अब दहशतगर्दी क्या है, आइए मज़मून में पढ़ता हूँ, बारी बारी बताता हूँ। दहशतगर्द कौन है? क्या ये किसी तहरीक या नज़रिए का नाम है, या किसी फ़र्द या जमाअत का, किसी संघ का? ये वक्त का अहम मौजू है। इस मौजू पर कई साल गौर करने के बावजूद यूएनओ भी इसकी तारीफ़ मुतय्यन करने से क़ासिर है, यानी नहीं कर पाया है। वो जो भी तारीफ़ मुतय्यन करती है उसकी ज़द में वक्त की सिपर ताकतें आ जाती है। चूँकि यूएनओ सुपर ताकतों की आलाकार है, इसलिए उन ताकतों की ख्वाहिश पर मिल्लत इस्लामिया को हदफ बनाया गया है और दहशतगर्दी का एक आसान नाम इस्लामी दहशतगर्दी ईजाद कर लिया गया है। दहशतगर्दी, आतंकवाद, ठीक है, ताकि अफ़गानिस्तान, इराक़ वगैरह पर हमलों का जवाज़ फराहम हो जाए। इस तरह वक्त के सबसे बड़े दहशतगर्द अमेरिका ने अपने जंगजू मकासद को हासिल करने के लिए इन मुस्लिम ममालिक में तबाही और बर्बादी मचा दी और वहाँ लूट खसोट और कत्ल व गारतगिरी को अपने लिए जायज़ करार दिया। ज़माने की ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि जराइम और जराइम पेशा अफराद का कोई मज़हब नहीं होता और ना कोई मुल्क होता है। इसी तरह दहशतगर्द का भी कोई ज़ात, मज़हब या मुल्क नहीं होता। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, ठीक है, मगर जब मिल्लत इस्लामिया का ताल्लुक़ आता है फ़ौरन पैमाने बदल जाते हैं और उसकी हर हरकत व अमल को मखसूस खुर्दबीन से देखा जाता है कि किस तरह और कैसे इसको बदनाम किया जाए और अपने मकासद की तकमील के लिए रास्ते हमवार किए जाएं। मुल्क में जहाँ भी तशद्दुद का कोई नाखुशगवार वाक़या हो, हुकूमत के पास इंतहा पसंद ग्रुपों के नामों की फ़हरिस्त और इस्तेमाल किए गए सामान की तफसील पहले से ही मौजूद रहती है। पुलिस और मीडिया की जानिब से मुस्लिम नौजवानों पर शक की सुइयाँ घुमाकर फ़र्ज़ी कहानियाँ यानी झूठी कहानियाँ घड़कर नौजवानों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनको जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। इस तरह पूरी मुस्लिम कौम को मुजरिम साबित करने के लिए साजिश अमल में आती है। चुनांचे ये हकीकत है कि आज तक उन क़वानीन के दफ़ात के तहत मिल्लत के नौजवानों को ही गिरफ़्तार किया गया है। तासुब की इंतहा तो ये है कि मालेगांव, हैदराबाद, अजमेर वगैरह के मसाजिद में होने वाले बम इस वक्त ज़रूरत है मिल्लत इस्लामिया के सामने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उसवा हुसना रखा जाए कि आपने
नबूवत के इब्तदाई 15 सालों में किस तरह इखलास के साथ, ये लाइन छूट गई है ना, ये वाले बम जो था इसके बाद लाइन छूट गई शायद, आगे से देख लीजिए, इस वक्त ज़रूरत है, किसी तरह इखलास के साथ दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया और अपने अमल व किरदार से लोगों के दिल जीत लिए, उनके दिलों और दिमागों पर हुकूमत की परागंदा मुआशरा को सालेह मुआशरा में तब्दील कर दिया। इस्लाम में मिल्लत इस्लामिया से यही मुतालबा करता है कि वो अपने अमल व किरदार से लोगों के दिलों को जीत लें। दरअसल यही इस मिल्लत का मकसद और वजूद है। इस फरीज़ाए गफलत के नताइज दुनिया और आखिरत दोनों जगह ख़तरनाक और भयानक होंगे। वक्त का तकाजा है कि मिल्लत इस्लामिया अपना मुहासिबा करे कि वो इतनी बेअसर क्यों हो गई है। इस मुल्क में हम 20 करोड़ हैं जबकि दुनिया में हम 200 करोड़। उसके बरखिलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा कोई वज़न महसूस नहीं होता। हम कूड़ा करकट और झाग की मानंद होकर रह गए हैं। क्यों रह गए हैं ये हमारी कौम खुद जानती है। आज किस तरह उर्दू ज़बान को क्या किया जा रहा है, पीछे किया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये सब बातें मीडियाज़ वगैरह में आप देखते ही हैं, जबकि असल नहीं है। इस्लाम तलवारों के ज़ोर पर नहीं, इस्लाम फैला है मोहब्बत से। इस्लाम फैला है मोहब्बत से, एकता से, भाईचारे से, तलवार की नोक पर नहीं। और अगर यही चलता रहा तो क्या है, ये मुल्क क्या रहेगा, ख़तरे में रहेगा और ये मुल्क बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। एक राहत इंदौरी का एक शेर भी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है ना। बहुत खूबसूरत शेर था। तो जब माहौल ख़राब होगा, बिगड़ेगा तो सभी बर्बाद होंगे। ये मुल्क सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि एक इंसान से मिलकर बनता है। एक इंसान का नुकसान भी इस मुल्क का ही नुकसान है। चलिए, सबसे आखिरी मज़मून है आपका, कौमी इत्तेहाद मुल्क के लिए ज़रूरी। कौमी इत्तेहाद यानी एकता, धार्मिक एकता मुल्क के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्यों हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहने चाहिए, एक मुल्क के लिए ये बात क्यों ज़रूरी है, आइए हम इस मज़मून में पढ़ते हैं और आपके वीडियो का ये लास्ट टॉपिक भी क्या करते हैं, मुकम्मल करके ख़त्म करते हैं। इत्तेहाद में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी ताकत है। किसी मुल्क की बका का इन्हिसार कौमी यकजहती और इत्तेफाक पर है। कोई जमात, कोई मुल्क, कोई कौम अक़वाम आलम की निगाह में इज़्ज़त व आबरू और वक़ार व एहतराम का मुकाम नहीं पा सकती जब तक कि उसके फ़र्द में यकजहती और हम आहंगी ना हो। कौमी इत्तेहाद के बग़ैर तरक्की और खुशहाली का तसव्वुर भी एक खाम ख्याल है। इनफरादी और इज्तिमाई इक़बाल एक ख्वाब है। जिस तरह मौज की वक्त का ज़ोर, जोश, तलातुम दरिया के अंदर है, दरिया के बाहर मौज कोई मानी नहीं रखती, उसी तरह फ़र्द की अपनी कोई क़ुव्वत नहीं होती। फ़र्द तनहा कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन जब वो एक मिल्लत में गुम हो जाता है तो बड़ी क़ुव्वत बन जाता है। इकबाल ने कौमी इत्तेहाद और मिली ज़िंदगी की अहमियत को एक तामीर और बिलखसूस इस्लामी मुआशरी के क़याम के लिए बहुत सी जगहों पर उजागर किया है। एक जगह कहते हैं, मिल्लत से अपना रब्त इस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इकबाल मुसलमानों की इज्तिमाई रूह की तस्वीर को अपने जहन में रख कर एक मुत्तहिद और हम आहंग ज़िंदगी बसर करने की पुरज़ोर अपील करते हैं। और जहाँ कहीं मुसलमानों के इत्तेहाद के आंसू पारा पारा होते देखते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। मुसलमानों के इंतशार को देखते हैं, इंतशार कहते हैं बिखराव को, ठीक है। मुसलमानों के इंतशार को देखते हैं और दर्द कौमी से चीख उठते हैं और उनकी ज़बान की नोक पर अपने पुरसोज शेर आ जाते हैं। क्या शेर है, एक ही इस कौम का ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, दीन भी, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक।
मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई के लिए कुरान हकीम की शक्ल में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है जो इत्तेहाद और रब्त बाहमी का दर्स देता है और एक वाज़ेह मकसद हयात पेश करता है, एक मंजिल की निशानदही करता है। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए अफराद को कदम से कदम मिलाकर दोश बदोश गामजन होना ज़रूरी है। अगर वो मुत्तफ़िक होकर आगे बढ़ें तो कोई भी मुखालिफ कुव्वत उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। वो एक ऐसा तूफ़ान बनने की सलाहियत रखते हैं जिससे दरियाओं के दिल भी दहल जाएंगे और जिसके मुत्तहिद आज़्म इरादा के आगे पर्वत राई होकर रह जाए। इस तरह आपके सारे टॉपिक आज के क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, मुकम्मल होते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत रहेगी कि सर बहुत बड़ा है, तो मैंने बताया बड़ा होने की यही वजह है, ज़्यादा बड़ा बताएंगे तभी आप थोड़ा याद कर पाएंगे और काफ़ी कम लिख पाएंगे। कुछ बच्चों की शिकायत रहेगी कि सर वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो मैंने कोशिश की है कि वर्ड जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको मैंने बताया है। फिर भी कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो आपको समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं और कोशिश करें उर्दू के ही ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अच्छे नंबरों के लिए। तीसरा, आप मुझे बताएं कि हाँ सर हमें वीडियो समझ में आ गया है, तो मैं आपके लिए बुक से क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी जल्द से जल्द बनाऊं। जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे मैं आगे कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करूंगा। मुझे लगेगा आपको ज़रूरत है तो ही इसके लिए बनाएंगे। कोर्स बी वालों के लिए भी वीडियो बनाया था, उन बच्चों ने बिल्कुल शेयर नहीं किया, पर आपसे उम्मीद है आप लोग इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैं आपके लिए हमेशा से बेहतर वीडियो बनाता रहूँ। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, उन सवालों को जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, पर्सनली सवाल कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जुड़ के पर्सनल सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं आपको हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। मिलता हूँ एक शानदार वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ और ढेर सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।